हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में अपनी नई सीरीज बाल विकास के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के क्रम में बात की और मनोविज्ञान की हमने मुख्य परिभाषाओं के बारे में भी बात की। लास्ट में हमने कल के लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से संप्रदाय मुख्य हैं। यानी कि जब मनोवैज्ञानिक बहुत सारे अध्ययन करते रहे, मनोविज्ञान के क्षेत्र में नई नई विचारधाराएं आती रहीं, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराएं एक जैसी थी और कुछ मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराएं उनके विरोध में थी। जिन मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराएं एक जैसी थी उन्हें एक संप्रदाय में रख दिया गया, जिसे हम मनोविज्ञान के संप्रदाय कहते हैं। हम मनोविज्ञान के संप्रदाय में मुख्य 8 संप्रदायों के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। आज की क्लास में हम उन 8 संप्रदायों में से 2 संप्रदाय यानी कि एक संरचनावाद और एक प्रकारवाद, पहला संरचनावाद और दूसरा प्रकारवाद पर पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं संरचनावाद की। संरचनावाद, इसे हम निर्मितवाद या निर्माणवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 अन्य नाम और भी हैं, निर्मितवाद या निर्माणवाद। संरचनावाद के जो जनक हैं वे विलियम वुंट जी हैं, यानी कि बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट। ये विलियम वुंट वही है जो चेतना के विज्ञान को लेकर आते हैं। इन्होंने चेतना के विषय में काफी कुछ बताया और विलियम वुंट जी ने ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिग विश्वविद्यालय में अपनी प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। यानी कि ये कहाँ पे है, जर्मनी में है, जिसे आज हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो विलियम वुंट थे, इनके बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में लिप्जिग विश्वविद्यालय में निर्मित की। इसी कारण से, यानी कि इन्होंने जब प्रयोगशाला निर्मित की, जिसकी वजह से ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। ये चेतना के विज्ञान को लेके आते हैं। संरचनावाद प्रथम संप्रदाय था, यानी कि जो जितने भी संप्रदाय आए उनमें से सबसे पहला जो संप्रदाय आता है वो संरचनावाद आता है। जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हो जाता है, जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग एक विषय बन जाता है, तब जो संरचनावाद होता है वो मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यानी कि जो क्रमबद्ध एक जब विषय, यानी कि जब ये स्वतंत्र विषय बन जाता है, जब मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन जाता है, स्वतंत्र विषय बन जाता है, तब संरचनावाद क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यानी कि सबसे पहला जो मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया वे संरचनावादी थे। इसके जनक कौन है, विलियम वुंट जी हैं। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, संरचनावाद की जो स्टार्टिंग होती है वो अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से होती है। याद रखिएगा, अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से इसकी स्टार्टिंग होती है। और ये मैं बता चुकी हूँ कि 1879 ईस्वी में विलियम वुंट द्वारा लिप्जिग शहर में, लिप्जिग शहर के, जर्मनी के लिप्जिग शहर में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण होता है। इसी कारण से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जब इसमें प्रयोग हुए, प्रयोगशाला का निर्माण हुआ, तो हम प्रयोग करने के लिए किसी न किसी विधि का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने जिस विधि का प्रयोग किया उसे अंतरदर्शन विधि कहते हैं, अब बात आती है कि अंतरदर्शन विधि क्या होती है।
अंतर्दर्शन विधि में अपने ऊपर यानी कि अपने मन पे कि हमें गुस्सा आया तो क्यों आया, हमें खुशी हुई तो क्यों हुई, यानी कि अपने ऊपर इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। 1880 में यानी कि 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिलता है। एक स्वतंत्र दर्शन शास्त्र का जो पार्ट हुआ करता था मनोविज्ञान, 1880 में एक स्वतंत्र विषय बन जाता है। और इस स्वतंत्र विषय का दर्जा कौन दिलाता है? विलियम जेम्स, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, विलियम जेम्स दिलाते हैं। इसी कारण से विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट एंड सीटेट के लिए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। इस संरचनावाद में जो मन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था वो संरचनावादी थे। यानी कि संरचनावादियों ने किन किन बातों पे विशेष बल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि मन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। इन्होंने मन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। संवेदना पर सर्वाधिक अध्ययन किया। इन्होंने जो सबसे ज्यादा अध्ययन किया वो है संवेदना। संवेदना पे इन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया। अब बात आती है कि ये संवेदना क्या है। बात आती है कि ये संवेदना क्या है। तो संवेदना क्या है? जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं ये स्वतंत्र रूप से ज्ञान को ले जाती है, ये स्वतंत्र रूप से ज्ञान को प्राप्त करती हैं और मन या मस्तिष्क को दे देती हैं। यानी कि जो भी इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं संवेदना। क्या बोलते हैं? संवेदना। यानी कि जो हमारी इंद्रियां प्रथम ज्ञान को ले जाती हैं, हमारी इंद्रियों द्वारा जो भी प्रथम ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम संवेदना बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने कोई बुक है तो उस बुक को हमने देखा और उसकी जो ज्ञान की प्राप्ति, जो प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम बोलेंगे संवेदना। अब हम आगे बात करते हैं कि जो संरचनावादी थे उनमें से जो समर्थक करता थे, यानी कि इसके जो समर्थक करता थे वो कौन थे? वो थे एडलर। मुख्य जो समर्थन करता थे वो थे एडलर, टिचनर और बेडफोर्ड। एडलर, टिचनर और बेडफोर्ड। तो हमने देखा कि संरचनावादी के मुख्य मुख्य कार्य क्या थे। जब हम इस विषय में पूरी जानकारी हासिल करेंगे तो लास्ट में आता है कि ये जो संरचनावाद था इसकी आलोचना कर दी गई। आलोचना कर दी गई। इसकी आलोचना कर दी गई और इसके विरोध में एक नया वाद जन्म लेता है। एक नया वाद आता है जिसे हम प्रकार्यवाद या कार्यवाद के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एक नया वाद आता है वो है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। क्या होता है कि जो संरचनावाद है, संरचनावाद के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो प्रमाणित नहीं होते हैं। प्रमाणित न होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया जाता है और एक नया वाद आता है हमारे सामने, वो है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। दूसरे नाम से भी हम इसे जानते हैं, कार्यवाद के भी नाम से जानते हैं। तो इसके रिजल्ट प्रमाणित नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जो भी विधि प्रयोग की जाती है वो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ अपने ऊपर विचार किया जाता है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, हमें खुशी हो रही है तो क्या कारण है। अगर हमें किसी बात पे खुशी हो रही है कि हमें कोई चीज ज्यादा अच्छी लग रही है और आपको किसी और कारण से खुशी हो रही है तो हमारी और आपकी थिंकिंग अलग हो गई। इस वजह से यानी कि इन्होंने जो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया और लास्ट में क्या होता है कि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो प्रमाणित नहीं होते हैं और जिसके कारण से इसे अस्वीकार कर दिया जाता है और इसके विरोध में इसकी आलोचना करते हैं कई मनोवैज्ञानिक और इसके विरोध में एक नया वाद आता है प्रकार्यवाद, जिसे
जिसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, कार्यवाद के भी नाम से जानते हैं। प्रकार्यवाद या कार्यवाद के जो जनक होते हैं वो होते हैं विलियम जेम्स, जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया 1880 में। जिन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया, जिसे हम यानी कि विलियम जेम्स महोदय को हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है जो कि 1890 ईस्वी में 1890 ईस्वी में क्या होती है, पब्लिश होती है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही फेमस पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को पूछ लिया जाता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आपने पहले देखा था कि विलियम जेम्स जो होते हैं वो पहले इनके समर्थनकर्ता होते हैं विलियम वुंड के। जब विलियम वुंड चेतना का विज्ञान लेके आते हैं तो उनके समर्थनकर्ता होते हैं विलियम जेम्स। बट बाद में इनकी जो भी ये संरचनावाद होता है, संरचनावाद के जो समर्थक होते हैं उनके विरोध में एक नया वाद आता है, प्रकार्यवाद या कार्यवाद, जिसके जनक होते हैं विलियम जेम्स। इनकी एक फेमस पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 ईस्वी में आई। आपको ये याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी, प्रकार्यवाद की जो स्थापना हुई थी वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, यानी कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी वो कार्नेल, अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से। आपको कोरिलेट करके याद करने में सुविधा होगी, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्रकार्यवाद की स्थापना हुई थी। प्रकार्यवाद जो संप्रदाय था उसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, और जो संरचनावाद था उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से होती है। इसमें हम ध्यान देते हैं आगे, इन्होंने जो प्रकार्यवाद थे इन्होंने चेतना की धारा प्रवाह या चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। चेतना की धारा प्रवाह या चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया, यानी कि चेतना मैंने बताया है, जैसे संवेदना का मैंने भी बताया था, इंद्रियों द्वारा जो भी प्राप्त ज्ञान होता है उसकी जो इमेज बन जाती है वही क्या होती है, चेतना या संवेदना कहते हैं। लेकिन इन्होंने चेतना की धारा प्रवाह या चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया, चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया, मानसिक क्रिया पर सर्वाधिक बल दिया। यानी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चेतना पे ही कार्य नहीं किया, इन्होंने चेतना के कार्यों पर विशेष बल दिया। इन्होंने जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उस पे सर्वाधिक बल दिया, मानसिक क्रियाओं पे सर्वाधिक बल दिया। जैसे कि हमारी मानसिक क्रिया होती है, हम कोई चीज याद करते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ भाव होते हैं, हम कुछ निर्णय लेते हैं, इस टाइप की जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं उस पे इन्होंने सर्वाधिक बल दिया। प्रत्यक्षीकरण पर सर्वाधिक बल दिया, प्रत्यक्षीकरण पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया। इन्होंने किस पे सर्वाधिक बल दिया था, इन्होंने संवेदना पे सर्वाधिक बल दिया था, और यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्षीकरण पे सर्वाधिक बल दिया गया। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब हमारी इंद्रियां स्वतंत्र ज्ञान को ले जाती हैं, स्वतंत्र ज्ञान को प्राप्त करती हैं, जो हमें प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम उसकी पहचान करते हैं, हम उसके नाम को जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसके बारे में व्याख्या करना शुरू करते हैं, व्याख्या के बारे में जानना। तो यानी कि नाम, पहचान और व्याख्या जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि हमने किसी हाथी को देखा, हाथी के चित्र को देखा, पहला हमें प्रतिबिंब मिल गया, अब हम उसके नाम को जानेंगे, उसको हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये हाथी है। अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्षीकरण। यानी कि हमने अभी बात की थी कि इन्होंने सर्वाधिक बल जो दिया था वो मानसिक क्रिया को दिया था। इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। मानसिक क्रिया जहां पे भी आएगा वो क्रिया पे ज्यादा बल दिया, क्योंकि ये कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, प्रकार्यवाद या कार्यवाद।
तो इन्होंने सर्वाधिक बल किस पे दिया? प्रत्यक्षीकरण पे दिया। इन्होंने सर्वाधिक बल किस पे दिया? संवेदना पे दिया। यानी प्रकार्यवाद ने प्रत्यक्षीकरण पे सर्वाधिक बल दिया और संरचनावाद ने संवेदना पे बल दिया। सा से संरचनावाद, सा से संवेदना, पा से प्रकार्यवाद और पा से प्रत्यक्षीकरण। आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इन्होंने प्रकार्यवाद में सबसे ज्यादा दो बातों पे विशेष ध्यान दिया गया, विशेष बल दिया गया। वो था कि व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं और व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्या और क्यों पे विशेष बल दिया गया। यानी कि व्यक्ति क्या करता है और व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है, इस पे बहुत ज्यादा बल दिया गया। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा पर बल दिया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस लाइन से बनता है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा पर बल दिया गया। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा यानी कि जैसे हमने किसी डॉग को देखा, हमें पता है कि उसकी 4 लेग्स होते हैं, उसके जो भी उसकी क्वालिटीज होती हैं उनको हमने ध्यान में रखते हुए याद कर लिया कि हाँ उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। तो हमें बस एक विशेष प्रकार के डॉग के बारे में जानकारी मिल गई। इसी चीज को हम बोलते हैं आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। इसी चीज पे इन्होंने सर्वाधिक बल दिया। मानसिक क्रिया पे बल दिया, प्रत्यक्षीकरण पे बल दिया, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा पर बल दिया। आगे हम बात करते हैं इनके जो समर्थनकर्ता होते हैं, इनके जो समर्थनकर्ता होते हैं वो होते हैं जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, मैककिन-कैटल। इनके बारे में भी हम बताएंगे, इनके बारे में भी हम बताएंगे, थॉर्नडाइक जी के भी बारे में बताएंगे। इन सब की जो भी विशेषताएं होंगी वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से पूरे विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। यानी कि समर्थनकर्ता कौन होते हैं? जॉन डीवी होते हैं, थॉर्नडाइक होते हैं, मैककिन-कैटल होते हैं और विलियम वुडवर्थ जी होते हैं। और भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य समर्थनकर्ता हैं वो जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, मैककिन-कैटल और विलियम वुडवर्थ। तो हम समर्थनकर्ताओं में से अगर हमारे पास ये बात आ जाती है कि थॉर्नडाइक जी की, थॉर्नडाइक जो बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इनके विषय में हम बता देते हैं कि इन्होंने सीखने के लिए कुछ नियम दिए। इन्होंने सीखने के विषय में नियम दिए। इनकी जो पुस्तक थी, थॉर्नडाइक महोदय जी की जो पुस्तक थी, बहुत ही फेमस पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान की एक अगली शाखा, यानी कि 14 मुख्य जो शाखाएं बताई थी उनमें एक मुख्य शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की है। हम शिक्षा मनोविज्ञान को भी विस्तार पूर्वक एक नए लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी एक फेमस पुस्तक आती है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, उस ब्रांच जो ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान, उसी पे ये बुक लेते हैं, यानी उसका टाइटल भी होता है शिक्षा मनोविज्ञान। और इसी शिक्षा मनोविज्ञान में इन्होंने सीखने के नियम बताए हैं। यानी कि जो सीखने के इन्होंने नियम दिए हैं, थॉर्नडाइक जी ने सीखने के 8 टोटल नियम दिए हैं। 8 टोटल नियम जो इनके सीखने के वो 8 हैं, जिनमें से 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम हैं। इन सारे नियम के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो आपके लिए यहाँ पे जो चीज उपयोगी है, पहले हम वो चीज बता देते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम बताए हैं वो अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में बताए हैं। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो थॉर्नडाइक महोदय जी की पुस्तक है। इस पुस्तक में यानी शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में इन्होंने सीखने के नियम बताए हैं। इनके जो सीखने के नियम है, थॉर्नडाइक जी के जो सीखने के नियम है वो टोटल 8 नियम है, जिनमें से 3 मुख्य नियम है और 5 गौड़ नियम है, जो कि इससे हर साल इन सीखने के नियम से हर साल क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो या सीटेट हो। तो जो समर्थन करता है वो जॉन डीवी है, थॉर्नडाइक है, मैककिन-कैटल है, वुडवर्थ है। इन्होंने जो सीखने के नियम बताए हैं, इसी कारण से इन्हें
संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया। यानी कि अगर पूछा जाए संबंधवाद का सिद्धांत किससे रिलेटेड है तो वो है थॉर्नडाइक जी के। यानी कि इनके प्रयोग भी हम बाद में बताएंगे कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली पे अपना प्रयोग किया जिसमें इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी हम बताएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें उन्होंने सीखने के नियम बताए हैं। सीखने के इनके टोटल 8 नियम हैं, जिनमें से 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौड़ नियम हैं। और इन्होंने जो सीखने के नियम दिए जिसकी वजह से यानी कि सीखने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत के जनक भी थॉर्नडाइक कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो इन्होंने सीखने के नियम दिए तो यानी कि इनका शिक्षा में क्या योगदान है, इसका शिक्षा में क्या योगदान है। तो सीखने की प्रक्रिया में वातावरण पर बल दिया। यानी कि जो भी हम सीखते हैं अपने वातावरण में रह के सीखते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं उसका हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा बल दिया, यानी वातावरण पर बल दिया है। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में वातावरण पर बल दिया है। स्कूली पाठ्यक्रम में करके सीखने पर बल दिया गया है। यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम में करके सीखने, यानी बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है आप कुछ प्रयोग द्वारा सिखाइए। उन्हें गिनती सिखानी है तो कुछ गिट्टियों का सहारा लीजिए। उन्हें ABCD अल्फाबेट सिखाने हैं तो आप मैच बॉक्स वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। मीन्स करके सीखने पे भी बल दिया है। करके सीखना ये NCF 2005 में भी दिया गया है। NCF 2005 में भी ये लाइन लिखी गई है। तो NCF 2005 के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्कूली पाठ्यक्रम में करके सीखने पर बल दिया गया है। शिक्षार्थियों की क्षमता में व्यक्तिगत भिन्नता पे बल दिया गया। यानी कि जो जितनी शिक्षार्थियों की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कुछ बच्चे होते हैं उनको जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे होते हैं उनको बहुत ही देर में समझ में आता है, किसी की मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, किसी की मानसिक क्षमता थोड़ी कम होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थियों की क्षमता को व्यक्तिगत भिन्नता पर बल दिया गया, इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग इन्हें सिखाना चाहिए, इस पे बल दिया गया है। अलग अलग आयु स्तर की योग्यताएं अलग अलग होती है। इन्होंने बताया कि अलग अलग आयु स्तर की जो योग्यताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं और आज हम फॉलो भी करते हैं। जैसे कि छोटे क्लास में बच्चों की जो आयु होती है वो लगभग एक जैसी होती है, वैसे ही जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनकी लगभग आयु एक जैसी होती है, उनकी क्षमता लगभग सेम होगी। 10th क्लास के बच्चे की हम देखते हैं तो आयु लगभग एक जैसी होती है, उनकी मानसिक क्षमता लगभग एक जैसी होती है। तो इन्होंने इसमें यानी शिक्षा में इसका यही योगदान है कि अलग अलग आयु स्तर की योग्यताएं अलग अलग होती हैं। पाठ्यक्रम के केवल वही विषय जिनका समाज में यूज हो उसी को रखना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि हर टाइप के सब्जेक्ट बना लिए, उनका कोई यूज नहीं है हमारे समाज में लेकिन उन्हें भी पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया यानी इसमें शिक्षा में इसका ये बताया गया है कि पाठ्यक्रम के केवल वही विषय जिनका समाज में यूज हो, जिनका समाज में यूज हो उन्हीं को विषय में शामिल करना चाहिए। तो हमने देखा कि संरचनावाद यानी कि संरचनावाद के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी ली, प्रकारवाद के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम जब आगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे तो फिर हम अन्य संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अन्य संप्रदायों के बारे में हम पढ़ेंगे, समग्रवाद आएगा, व्यवहारवाद आएगा, मानवतावाद आएगा, मनोविश्लेषणवाद आएगा, संज्ञानवाद आएगा और हार्दिक मनोविज्ञान आएगा। यानी कि इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।